अगली क्लास में फिर छुट्टी करेंगे। मैं छुट्टी पर हूँ तो आप छुट्टी ज़रूर कर लें, मैं अगर छुट्टी पर ना हूँ तो फिर आपका नुकसान होगा छुट्टी करने से, ठीक है। कोशिश करेंगे फिर छुट्टी ना हो। 2 न्यू स्टूडेंट्स थे प्रीवियस क्लास में, एक आप थे और एक आप थे ना, बाकी तो सब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। जो हमने पढ़ा था आपको कुछ अंडरस्टैंड हो गया था घर जाके, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था, ओनली अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि प्रैक्टिकली तो मैंने अभी कोई फाइल सेव ही नहीं की, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हद तक हमने जो बात की थी आपको उतना ही समझ में आना चाहिए। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं खोलना चाह रहा हूँ नोटपैड। ये छोटे छोटे काम करने तो हमें आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो आप समझें कि आपको एक अच्छा कंप्यूटर यूज़र होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कंप्यूटर यूज़र नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे नोटपैड खोलना आना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि नोटपैड क्या है। विंडोज़ की एसेसरी होती है, यानी अगर आपके पास विंडो है, जैसे कैलकुलेटर होता है, इसी तरह नोटपैड होता है। तो विंडो के अंदर ही नोटपैड बिल्ट इन होता है, ठीक है। तो उसे खोलने का तरीका क्या होता है, जिसको पता है? अगर मैं खोलना चाहूँ, सर्च कर लें, या विंडो की कीबोर्ड पे बनी होती है ना, विंडो की की बनी होती है, विंडो की की को और आर को दबाएं तो ये रन की कमांड खुल जाती है। ये विंडो की कमांड है, डिजिटल मार्केटिंग की कमांड नहीं है, विंडो की कमांड है। यानी आप विंडो यूज़र हैं तो कीबोर्ड पर विंडो का निशान बना होता है ना, सबके कीबोर्ड पे विंडो का निशान बना होता है, उसको और आर को दबाएंगे तो ये कमांड खुल जाएगी, इसका नाम है रन। यहाँ पे जाकर आप लिख दो नोटपैड। तो जितने भी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो नाम लिखकर हम खोल सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसे खोलना होगा ना तो विन वर्ड लिख दोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खुल जाएगा। एक्सेल खोलना होगा तो एक्सेल लिख दोगे, क्योंकि ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं ना, उनके नामों का अगर आपको पता हो तो आप बाई नेम उन्हें कॉल करके खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमें चाहिए नोटपैड, ये खुल गया। अभी हम लोगों ने जो कोडिंग करनी है ना, इनिशियल कोडिंग, वो नोटपैड में करेंगे। नोटपैड है क्या? बेसिकली सिंपली टाइपिंग एडिटर है, सिंपल टाइपिंग एडिटर है और टेक्स्ट टाइपिंग एडिटर है, और हम इसको यूज़ करेंगे HTML टाइपिंग एडिटर के तौर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना है और उसका नाम है जी नोटपैड। देखिए मैंने लिखा है नोटपैड, आगे प्लस प्लस लिखा हुआ खुद ही आ गया। ये ज़रा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है और ये काफ़ी सपोर्ट करता है हमें HTML की कोडिंग करने में, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने लिखा है ना नोटपैड प्लस प्लस, तो आपने घर जाके अपने लैपटॉप्स के ऊपर अगर ये आप ये वाला काम जो हम काम सीख रहे हैं, आप कहें कि जी हमारा तो मोबाइल बहुत स्मार्ट है तो हम सारा काम मोबाइल पे ही कर लेते हैं, तो नहीं होगा, ठीक है। जो काम डेस्कटॉप के हैं या लैपटॉप के हैं वो उसी पर होंगे, मतलब चाहे डेस्कटॉप पे करें चाहे लैपटॉप पे करें, एक ही बात है। लेकिन आप अगर इन कामों को मोबाइल पे करने की कोशिश करेंगे तो फिर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जो काम हमें मोबाइल से करने होंगे मैं आपको पैरेलल बताऊंगा कि ये काम आप मोबाइल से करें। सो अभी आपके पास या तो कोई डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ हम सीख रहे हैं, ये सीखने के लिए हमें कोई बहुत एडवांस किस्म का और बहुत एक्सपेंसिव किस्म के सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा i3 सिस्टम अगर आपके पास हो, ठीक है, तो हम उस पर भी ये काम कर सकते हैं। सो मैंने लिखा है जी डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, इस पर एंटर करता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मिला मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको टूल्स बता रहा हूँ, आपके पास जो टूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। जो काम हम आज सीखने लगे हैं तो उसके लिए जिन टूल्स की आपको ज़रूरत है वो बता रहा हूँ। आगे नीचे लिखा हुआ डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, कितने सारे वर्जन उसके आगे हैं ना, सबसे ऊपर मेरा ख्याल है एडवांस वर्जन सबसे ऊपर ही आ रहा है, ऐसे ही है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहे, ये हम वो काम कर रहे हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम काम नहीं ना कर पाएंगे। और ये चीज़ें लेने के जो ट्रिक्स हैं वो भी हमें सीखने हैं, क्योंकि वो ट्रिक्स हमें आएंगे तो ही हम एक्सपर्ट यूज़र बन सकते हैं। ना मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं किसी के पास जाकर बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ करना पड़े तो मैं कहूँ यार कोई बंदा भेज दें जिसे कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, तो वो तो फिर अवॉइड करेगा ना मुझसे कि भाई इसको तो कुछ भी नहीं आता भाई ये बंदे को। तो आपको कंप्यूटर का यूज़र होना चाहिए, उतना यूज़र होना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें किसी और की असिस्टेंस के बगैर उन्हें लेना डाउनलोड करना आता हो, खुद से आता हो, किसी की ज़रूरत ना पड़े हमें। आ गया जी, सिंपल। डाउनलोड का बटन बना हुआ है, उसे क्लिक करना है आपने, डाउनलोड हो गया, उसे डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, ख़त्म होगी बात। अब आपके लैपटॉप में वो आ गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से सर्च करूँ, मैंने तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है ना,
ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सब कुछ किया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड, वो देखें आ रहा है लेफ्ट पे नजर, तो यहाँ से खुल जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले हम जो फाइल बनाएंगे वो नोटपैड प्लस प्लस में नहीं बनाएंगे, बल्कि नोटपैड में बनाएंगे, सिंपल नोटपैड में बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने नोटपैड खोला हुआ है। हाँ जी, मैंने जो बताया सबको समझ में आ गया, न्यू स्टूडेंट्स को भी और पुराने स्टूडेंट्स को भी, है ना। मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस क्या समझा दिया आपको। हाँ, हमने अगर ज़्यादा काम करना होगा तो नोटपैड प्लस प्लस नहीं करेंगे, लेकिन शुरू हमने कहाँ से किया है, नोटपैड में। अभी आपकी चॉइस है, आप चाहे नोटपैड में करते रहें या नोटपैड प्लस में कर लें, या फिर कोई और टूल भी तो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि यही टूल यूज़ करें, सबके टूल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जिस टूल में कंफर्टेबल हो आपने उस पर काम करना है। लें जी, अब हम आ गए हैं इधर नोटपैड में, और मैंने पिछली क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि भाई एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि HTML फाइल क्या होती है, बताया था ना। यानी कि HTML फाइल क्या है, आप अपनी आसानी के लिए कह लो भाई जो वेब पेज है ना वही HTML फाइल है। ठीक है, यानी आपकी जो वेबसाइट है इज अ कलेक्शन ऑफ HTML फाइल्स, और जब वेबसाइट खुलती है तो उनमें से एक कलेक्शन उनमें से खुल जाती है, यानी उनमें से एक फाइल लोड हो जाती है। उसके बाद बाकी की कैसे लोड होती है, क्लिक्स के साथ, ऐसे ही है ना। होम पेज खोलते हैं, उसके बाद कभी अबाउट पे क्लिक करते हो, कभी कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो, तो बाकी के सारी वेबसाइट तो क्लिक्स में खुल रही होती है। सो बेसिकली वेब पेज भी क्या है, कलेक्शन ऑफ HTML फाइल्स ही है ना हमारे पास। ठीक है, सो अब हम कह रहे हैं हम HTML फाइल बनाने लगे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि हम एक अपना मिनी वेब पेज बनाने लगे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, इसके लिए हमने पिछली क्लास में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि भाई जो हमारी HTML फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी उसको लिखने का एक तरीका है ना, उसको लिखने का एक पैटर्न है, उसको लिखने का एक मैकेनिज्म है, हमने उसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, देख देख कर लिखें, खुद ही जुबानी याद हो जाएगा। जो 2-3 फाइलें बनाओगे खुद ही याद हो जाएगा। और मैंने इसका बताया क्या था तरीका, मैंने कहा था कि मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इनक्लोज होता है किसमें, मेन स्ट्रक्चर क्लोज होता है HTML के अंदर। कर दिया मैंने से इनक्लोज, यानी ऊपर लिखा HTML का स्टार्ट, नीचे लिखा HTML का एंड, इनक्लोज हो गया। यानी अब मैं जो कुछ भी इसके अंदर लिखूंगा वो सब इसके अंदर ही आएगा ना। सो ये मैंने इसको इनक्लोज किया। इनक्लोज करने का क्या मतलब है कि मैंने ब्रैकेट्स ही बना दिया कि भाई मैंने जो कुछ लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, HTML और एंड HTML, यानी HTML और एंड HTML कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके टॉप पर इसका हेड होता है। ठीक है, लो मैंने हेड भी लगा दिया। आज हम इसको पढ़ेंगे भी, यानी आज हम इसकी एक प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसको एक एंड हेड भी कर दिया। अब इसके हेड में क्या होता है अभी हम लगाते हैं कुछ, मैं आपको समझाता हूँ, वेबसाइट दिखा के इसमें लगाएंगे कुछ। अच्छा हेड लग गया, उसके बाद जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पूरी एक वेबसाइट का कंटेंट हमारे सामने ओपन हो जाता है, खुलती है ना पूरी वेबसाइट। जियो पर जाएं तो पूरी एक वेबसाइट आ जाती है, न्यूज, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कितना कुछ नजर आ रहा है एक वेबसाइट के ऊपर। वो सब कुछ जो लिखा होता है वो वेबसाइट की बॉडी में लिखा होता है। यानी आपको जो कोई भी वेबसाइट दिखती है स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली वो किस पार्ट में से दिखती है, बॉडी में से दिखती है। सो यहां पर आकर मैंने इसकी बॉडी भी लगा दी। ये ऊपर को चला जाता है बार बार। ये अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया, मैंने अभी भी वेबसाइट नहीं बनाई। हाँ, यानी अभी भी मैंने HTML फाइल क्रिएट नहीं की है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ना मैं एक पहले वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट खुली हुई है, वेबसाइट ही है ये भी, ठीक है ना। अब इसका जो हेड पोर्शन है, अभी तक इसका जो हेड पोर्शन है, मेरे काम की 2 चीज़ें हैं जिनको भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनमें से एक ये जहाँ पे मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना ड्रैग, मतलब ये क्या है, ये कौन सा हिस्सा है, शाबाश, बॉडी है ये सारी वेबसाइट की बॉडी है ये वाली, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, फिलहाल ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हेड है, ठीक है। और अभी मैं इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो मुझे एक छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही है, और एक मुझे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अभी भी मैं तस्वीर की बात भी नहीं कर रहा, बल्कि अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात करूँगा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है बेसिकली ये क्या है, ये वेबसाइट का टाइटल है। ये जो टेक्स्ट है ये क्या चीज़ है, ये वेबसाइट का टाइटल है जो हमने दिया हुआ है।
वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब हमने टैग्स की सूरत में लिखनी है। अब ये जो लिखे हैं ना मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने 6 कमांड्स जो लिखी हैं, बेसिकली ये 6 टैग्स हैं। और इनमें से ये 6 नहीं है, बेसिकली ये 3 टैग्स हैं जो पेयर हुए हैं। पहला पेयर क्या है? HTML और एंड HTML। दूसरा पेयर क्या है? हेड और एंड हेड का। और तीसरा पेयर क्या है? बॉडी का। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैग्स हम लिखते हैं ये पेयर्स की सूरत में लिखते हैं, पेयर बना के लिखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे वेबसाइट शुरू करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है? उसका टाइटल लिखना है ना, सबसे ऊपर टाइटल आ रहा था वेबसाइट का। तो इसके लिए मुझे चाहिए टाइटल का टैग। और टाइटल का टैग किस हिस्से में आता है? बॉडी में नहीं आता, बॉडी में नहीं आता, बल्कि किस हिस्से में आता है? हेड में आता है। सो यहां आकर हम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं? टाइटल। चलिए मैं इस वेबसाइट को टाइटल दे रहा हूं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। पेयर बना दूं? यानी जिस स्टार्ट को भी हम स्टार्ट करेंगे, जिस टैग को भी हम स्टार्ट करेंगे उस टैग का एंड भी होगा। जिस टैग को भी हम, और एंड कैसे होगा? वही नाम स्लैश लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। यानी कि स्टार्ट किया, अब उसे खत्म करना है तो उसी नाम के साथ स्लैश लगा दो तो एंड हो जाएगा। ये सब टैग्स के लिए स्टोरी सेम है। जिस टैग को देखिए आप, HTML को भी मैंने ऐसे एंड किया, हेड को भी मैंने ऐसे एंड किया, बॉडी को भी मैंने ऐसे एंड किया, और टाइटल को भी। यानी कि जिसका भी स्टार्ट होगा उसको हमने इसी तरीके से एंड कर देना। ठीक है, अभी मैंने एक चीज लिख दी है। अभी हम सपोज करते हैं कि हम एक वेब पेज बना रहे हैं जिसमें हमने कुछ नहीं लिखना है सिवाय टाइटल के। बन गई वेबसाइट, टाइटल ही आएगा ना सिर्फ। तो जो वेबसाइट का कंटेंट है वहां पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वाइट पेज। मैं कहा कुछ भी नहीं आएगा, हमने कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ लिखेंगे तो आएगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ या मैं एक HTML फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ? टाइटल। सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल दे दिया। अब क्या रह गया? सेव करना। अब इसमें कैपिटल वर्ड्स का कोई सीन होगा तो नहीं? कैपिटल में सब कुछ तो नहीं लिखना चाहिए, इसीलिए हाँ हम पी को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है ना। और अच्छा ये कैपिटल मेरे से की क्यों नहीं प्रेस हो रही? हाँ, अब सही। प्रोफेशनल जी, इसको भी के को भी प्रेस कैपिटल कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और ई को कैपिटल। अच्छा अब हमें इसे अब स्पेलिंग की आपने याद रखना है। स्पेलिंग को आपने खुद चेक करना है। नोटपैड में इतनी पावर तो नहीं है ना। नोटपैड तो टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको लगता है कि नोटपैड आपको सजेस्ट करे कि भाई ये गलती कर रहे हो, नहीं, ये हमें खुद से पिक करनी है। यानी गलती करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन गलती हमें खुद से लोकेट करनी होगी कि हमने गलती कहाँ पे की है। इसलिए आपने स्पेल को अच्छे तरीके से पहले चेक करना है कि स्पेल तो नहीं गलत लिखेगी। इसमें गलती हो क्या सकती है? स्पेल की होगी ना, और तो कोई गलती होगी भी नहीं। सो हमने यहाँ लिख दिया जी टाइटल, एंड टाइटल। अब आप समझ लें जी हमारी वेब पेज बन गया, बस इतना ही वेब पेज था हमारा। ठीक है, इस वेबसाइट को हमने अपलोड करना है। हाँ, तो ये वेबसाइट जो है या ये वेब पेज जो है यही HTML फाइल है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसे सेव करना है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव कैसे करूंगा? एज ए HTML फाइल, HTML फाइल के तौर पर सेव करना है ना। सो जैसे आप वर्ड में सेव करते हो, एक्सेल, मतलब जिस किसी भी दूसरे टूल में जैसे आप सेव करने का प्रोग्राम है, मैं वही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? फाइल में, और फिर यहाँ से हम आ जाते हैं सेव एज में। ज़्यादा बेहतर है सेव एज में चले जाएं। ठीक है, चलो जी। सेव और सेव एज में फ़र्क यही होता है ना, पहली दफ़ा नाम रखना पड़ता है तो सेव एज में, दूसरी दफ़ा सेव करेंगे तो उसी में अपडेट। जो स्ट्रेटेजी वर्ड में होती है वही इसमें होती है। हाँ जी, लोकेशन बार बार चेंज करनी है तो फिर सेव एज में करते हैं ना। ठीक है, अदरवाइज तो वो पहली लोकेशन भी सेव करता जाएगा हर दफ़ा जी। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो? कहता है भाई कहाँ, किस जगह पे सेव करोगे फाइल को, यही पूछ रहा है ना आपको। ये बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, मतलब ये कोई डिजिटल मार्केटर्स वाली बात नहीं बता रहा हूँ। ये फाइल सेव करना मैं बता रहा हूँ सबको, ताकि सबको फाइल सेव करनी आए। ये ना हो कि फाइल ही ना सेव हो रही हो घर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह रुक कर बता रहा हूँ इसको। अच्छा, अब इसको कहाँ सेव करना है? क्या लिखा हुआ है? सेव एज, और ये लोकेशन आ रही है मेरे पास इस वक्त। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई इसको मैंने कहाँ सेव करना है? मैं कहता हूँ इसको मैं आपके फोल्डर में ले जाता हूँ जहाँ पर मैं आपका डाटा वगैरह रखता हूँ सारा। तो हमेशा कभी भी अपना डाटा डेस्कटॉप पे ना सेव करें, ठीक है, और सी ड्राइव पे ना सेव करें, क्योंकि ये दोनों लोकेशंस ऐसी लोकेशंस हैं कि अगर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड होगा तो ये सारा डाटा चला जाएगा। आपका वायरस आएगा तो विंडो तो गई ना, जब विंडो गई तो डेस्कटॉप भी गया।
और डेस्कटॉप पे आपका डाटा पड़ा हुआ था, वो भी गया सारे का सारा, वो तो रिस्टोर नहीं ना होगा। इसलिए आप हमेशा अपना डाटा अदर देन सी ड्राइव रखें, ठीक है। मतलब आप हमेशा जब भी अपनी डिस्क की विंडोज़ इंस्टॉल करवाएं तो हमेशा एक से ज़्यादा पार्टीशन बनाएं। एक पार्टीशन सी रखें जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो, एक डी पार्टीशन हो सकती है, ई पार्टीशन हो सकती है। डाटा अपना हमेशा वहाँ रखें ताकि कल को अगर आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास आपका डाटा सारे का सारा मौजूद है, इन्फेक्ट ना हो। ये सारा हार्ड ड्राइव में होता है? जी, सब कुछ हार्ड ड्राइव में होता है, ठीक है। ले हम पीक में आ गए हैं, यहाँ से हम आपकी क्लास में आ जाते हैं, ठीक। ये आपकी क्लास नहीं है, इसमें आ जाते हैं। आज का मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर इस फाइल को रख लेते हैं। अब आप देखें मैं चीज़ों को अरेंज कर रहा हूँ। हाँ, आपने जब भी काम करना है तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आप उसको रीलोकेट कर सकें कि भाई कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप किसी एक बंदे का काम तो नहीं कर रहे होगे ना, बहुत सारे लोगों का काम कर रहे होगे। तो आप डाटा ऑर्गेनाइज करना भी सीखें कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है हमने, ताकि हमें जब दोबारा से डाटा रीलोकेट करना हो तो हमें आसानी हो कि भाई हमने इस जगह पर ये वाला डाटा इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आकर फोल्डर बना देते हैं और मैं इसको खोलता हूँ। अब ये लोकेशन आ गई मेरे पास कि मैं जहाँ पर आपका डाटा रख रहा हूँ मैं वहीं पर इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। तो आगे क्या आ गया, लोकेशन सेलेक्ट की, पहले सबसे पहले मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया। अब अगर किसी को, वैसे बहुत सारे लोग तो ये सब समझ रहे होंगे, मुझे आपकी आई कांटेक्ट से भी लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों को इस बात का पता है, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो इस वीडियो को बार बार देख लेंगे ताकि अगर उसे कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो देख के वो कर सकता है। अच्छा, अब नीचे क्या कह रहा है वो, कहता है फाइल का नाम रखें जी। क्या नाम रखना है आपने फाइल का, ठीक है। सो मैं कहता हूँ मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूँ, वही नाम रख रहा हूँ जो मैंने टाइटल रखे, ठीक है। अच्छा, अब मैं नाम रखने की एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। सबको समझ आ रही है क्या स्ट्रेटेजी है? हाँ, कि मैं जो नाम रख रहा हूँ ना उसमें स्पेस नहीं दे रहा ना। ये एसईओ की सबसे मोटी स्ट्रेटेजी है ये, हाँ, कि आपकी जो फाइलों के नाम हैं वो स्पेसिस के बगैर होने चाहिए। आपकी फाइल का नाम में स्पेस बार नहीं होनी चाहिए। आप इंटरनेट पे जब किसी वेब पेज पर जाते हो, क्लिक करते हो, आप देखते हो ना उसमें कहीं भी स्पेस नहीं होगी। लंबा चौड़ा नाम लिखा होगा तो आगे डैश के साथ नाम लिखे होंगे, हर वर्ड के बाद एक डैश लगा होता है, तो आपने स्पेस यूज नहीं करनी। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आपने अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फाइल नेम के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब मैंने वर्ड इस्तेमाल किए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि अभी हमने कीवर्ड समझा नहीं है। असल में तो टर्म हमने इस्तेमाल करनी है कि हमने अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज कीवर्ड, इसलिए मैं कीवर्ड की टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा। कीवर्ड्स ही वो वर्ड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी कैटेगरीज हैं, तो हमने उन्हीं को यहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि हर जगह पर हमारे कीवर्ड्स आए, गूगल को समझ आ जाए कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। बजाय इसके कि हम अपनी फाइल का नाम रख लें 05, 45, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना। 1 2 3, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मेरी प्रोडक्ट क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, तो मैंने क्या किया है, अपनी फाइल का नाम भी यही रख दिया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो गूगल को मैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि मैं क्या चीज आपके पास लेकर आ रहा हूँ। यानी ये दो बातें मैंने बताई शुरू में कि फाइल के नाम में होनी ही नहीं। आप समझेंगे स्पेस बार इल्लीगल कैरेक्टर है। स्पेस ना लगाने का पहली बात तो एक इलीगल कैरेक्टर है। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त से स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है। अब बेसिकली स्पेस बार है क्या, कैरेक्टर, कैरेक्टर है ना कि नहीं है? स्पेस कैरेक्टर है, अंडरस्टैंड करते हैं उसे आप एज ए कैरेक्टर। कीबोर्ड पे जो कुछ भी है भाई सब कैरेक्टर्स ही है ना। एंटर भी कैरेक्टर है, कॉमा भी कैरेक्टर है, क्वेश्चन मार्क भी कैरेक्टर है, तो वो भी तो कैरेक्टर ही है। लेकिन क्या कोई फिजिबल कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर है? नो, फिजिकल कैरेक्टर तो कोई भी नहीं है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज करेगा ना देखने वाले को। मतलब ए एक फिजिकल कैरेक्टर है, बी भी एक फिजिकल कैरेक्टर है, सबको समझ में आएगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। स्पेस बार तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जब आप स्पेस बार लगाओगे ना ऑनलाइन, तो वो स्पेस बार को कन्वर्ट कर देगा 20% पर। अब अजीबोगरीब सी टर्म आ गई ना उसकी जगह पर। यानी आपने स्पेस यूज किया हुआ है, उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ आ रहा है 20%, और आपने 4 वर्ड यूज किए तो इसका मतलब है 4 स्पेसिस हैं। तो 4 स्पेसिस की जगह क्या होगा, 4 टाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। नाम भी लंबा हो गया एकदम, मतलब 4 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो गए ना बीच में।
इसलिए हमने बीच में क्या यूज करना है, ये वाला डैश, अपनी मर्जी से भी कोई कैरेक्टर यूज नहीं करना, ठीक है। हमने वो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने हैं जो गूगल हमें कह रहा है कि भाई ये स्टैंडर्ड है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जी मैंने नाम भी लिख दिया, लेकिन ये फाइल कैसी बन रही है जरा नीचे आकर देखें। हाँ जी, किस तरह की फाइल बन रही है ये? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन रहा है। हम तो नहीं बना रहे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे थे? नो, हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे थे। हम कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे? हम तो HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटपैड तो बनाएगा ही टेक्स्ट, क्योंकि वो है ही नोटपैड। नोटपैड की तो टाइप ही टेक्स्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें नोटपैड को कुछ समझाना पड़ेगा कि भाई नो, हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, बल्कि हमें क्या बनाना है, हमें तो HTML फाइल बनानी है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे तरीका, आप इस पर क्लिक करें और नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल फाइल्स। नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल फाइल्स। इस पर आए और फिर ऊपर आ जाए वापस और यहां आकर कर दें .html। मैंने खुद से एक्सटेंशन दे दी। ये फाइल की एक्सटेंशन है, इसे हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। ये फाइल की एक्सटेंशन है, यानी फाइल जो होती है ना, बेसिकली अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो तो फाइल का जो नाम होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक उसका नाम और एक उसकी एक्सटेंशन। मिसाल के तौर पर जैसे मैं को मेरी डिस्क है, उसके ऊपर मेरी 3 फाइलें पड़ी हुई हैं और तीनों फाइलों का नाम है अली। एक फाइल मैंने बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक फाइल बनाई है मैंने एक्सेल में, एक फाइल बनाई है मैंने नोटपैड में। नाम तीनों का ही अली है। अब मैं उन्हें कैसे रिकग्नाइज करूंगा आजकल के इन्वायरमेंट में? तो कैसे रिकग्नाइज करूंगा भाई, जो वर्ड में बनी हुई फाइल होगी क्या होगा उसके साथ W आइकॉन आ रहा होगा, W। जो एक्सेल की फाइल होगी उसके साथ एक्सेल का आइकॉन आ रहा होगा। ये तो हो गया लेटेस्ट इन्वायरमेंट, विंडोज इन्वायरमेंट में सी। लेकिन अगर विंडोज इन्वायरमेंट ना हो, या फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे भाई ऑफिस अनइंस्टॉल हो गया। ऑफिस इंस्टॉल था तो आइकॉन नजर आ रहे थे ना, ऑफिस ही नहीं अभी तक इंस्टॉल किया तो आइकॉन भी नजर नहीं आएंगे। तो फिर हम फाइल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? उनकी एक्सटेंशन से, यानी फाइल की एक्सटेंशन होती है। हर फाइल की एक्सटेंशन होती है जो उसकी डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ये किस तरह का डाटा, जैसे वर्ड की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन होगी docx। जो एक्सेल की फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? हमने नहीं सीखना वर्ड का, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि XLSX। इसी तरह जो HTML फाइल होगी उसकी भी एक्सटेंशन होगी .html। समझ आ गई बात? यानी जो भी HTML फाइल्स होंगी उनकी एक्सटेंशन .html होगी, ठीक है। तो मैंने लगा दिया .html, फाइल का नाम भी लिख दिया। अब क्या करें फाइनली जी इसको, यानी मैंने यहाँ से अपनी लोकेशन सिलेक्ट की। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, ये मेरी अपनी मर्जी की लोकेशन है ना। आप अपने घर में जाएंगे, आप अपने मर्जी से फाइल सेव करेंगे कि भाई आप किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। फिर आप फाइल का नाम रखेंगे, फाइल का नाम भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अपने कीवर्ड्स पे रखें, नाम में स्पेस नहीं हो। फिर आपने फाइल को एक्सटेंशन देने से पहले क्या करना है, एक्सटेंशन देने से पहले भी कुछ किया मैंने, किया कि नहीं किया? अगर मैं उसे ऑल फाइल ना करता और लिख देता .html और नीचे क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा भाई मेरी फाइल का नाम है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .html.txt, अभी भी वो txt बनेगी, इसलिए कि उसकी ऑलरेडी डाटा टाइप क्या है, txt है। जब मैंने उसे कहा ऑल फाइल्स, तो इसका मतलब है मैंने क्या कह दिया उसे कि भाई मेरी फाइल की कोई डाटा टाइप नहीं है, मैं खुद बताऊंगा मेरी फाइल की डाटा टाइप क्या है। समझ आई? यानी .html करने से पहले हमें क्या करना है, नीचे से ऑल फाइल्स कर दिया हमने। इधर फाइल लगा भी दी है, इसको सेव करें। चलें जी, फाइल बन गई है। आ जाए जरा वापस जहां पे काम किया ये सारा। यही है। अब इस फाइल के साथ देखें क्रोम का आइकन आ गया। एक बात याद रखें कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप सब ने क्रोम को इस्तेमाल करना है, ना तो आपने एज को इस्तेमाल करना है। एज क्या होता है, किसको पता है? कौन बताएगा मुझे एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है ये, आपको और बताया? इंटरनेट ब्राउजर है। जैसे गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है, इसी तरह विंडोज का बिल्ट इन ब्राउजर एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है।
ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो? गूगल पे कर रहे हो, तो हमें ब्राउजर भी गूगल का इस्तेमाल करना है। तो आप सब ने, अगर आपके पास गूगल क्रोम अभी तक नहीं इंस्टॉल हुआ हो, आप एज को यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स को यूज कर रहे हो, तो आप सबसे पहले तो गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लें। ये भी इंटरनेट से इंस्टॉल हो जाएगा, मे भी सबके पास हो, लेकिन जिसके पास नहीं होगा मैं उसको बता रहा हूँ कि पहले आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आ गया जी, ये इसे चलाएं अब जरा, क्या बनता है इसका। अब इसको देखने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, इस फाइल को देखने के दो मेथड्स हैं। क्या? एक तो मैं इसको एडिट मोड में देखना चाहता हूँ, एडिटिंग मोड में, यानी मुझे इसमें चेंजेस करनी है, और एक मैं इसकी आउटपुट देखना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना। आउटपुट क्या है मेरा? वेब पेज, और एडिटिंग फॉर्म क्या है? मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जो मैं अभी कर रहा था वो एडिटिंग फॉर्म थी, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आउटपुट आ गई जी। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? आ गया ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तस्वीर अभी हमने नहीं सेट की, कोई तस्वीर नहीं आ रही, उसमें आ रही है तस्वीर, बाकियों में हम देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा वेब पेज है वहां पे भी कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक व्हाइट कलर का पेज आ रहा है, इसलिए कि अभी तक हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। सो अभी हमने क्या सीखा? सिर्फ एक चीज सीखी हमने। क्या सीखा? कि भाई टाइटल किस तरह वेबसाइट में लगता है। हाँ जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? मुश्किल काम है, आसान काम था? आसान काम था ना। अच्छा, सबको आसान लगा भाई के इजी हो गया? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं ना। यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सिर्फ ये लिखा मैंने, तो ये तो सबको पता लग गया ना ये कीवर्ड है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली, मुझे चाहिए ऐसी वेबसाइट्स जो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट बनाती हूँ, मुझे देखनी है उनकी वेबसाइट्स को। सो मैंने कीवर्ड लिख दिया, मैं लिखने के बाद एंटर कर देता हूँ, देखते हैं। एक सबसे ऊपर देखें जरा, पहले ये चीज समझ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐड है, ये एसईओ नहीं है, ये एसईओ रिजल्ट नहीं है। मतलब दो तरह की चीजें हैं, मुख्तसर सा बताऊंगा, एक एसईओ और एक एसईएम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब गूगल एड्स, ऑप्टिमाइजेशन मतलब नेचुरल, हमने जो रैंकिंग की हुई है उसकी, एसईओ की हुई है। तो अगर आप गूगल ऐड यूज कर रहे होंगे तो गूगल ऐड हायरार्की में एसईओ से भी ऊपर आती है, लेकिन उस वक्त तक ऊपर आती है जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर ये कोई एक ऐड ऊपर नजर आ रहा है तो उसने अभी इन्वेस्ट किया हुआ। फॉर एग्जांपल उसने आज 5,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपया लगाया, 500 रुपये लगाए, तो जब उसके पैसे कंज्यूम हो जाएंगे तो उसकी विजिबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमने एसईओ की हुई है वो वाली विजिबिलिटी परमानेंट है, वो खत्म नहीं होगी वो, और उसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे रोज के। इसमें तो रोज के पैसे लगेंगे ना, मतलब गूगल ऐड अगर कल चलाएंगे, पैसे लगाएंगे तो फिर है ना। अगर फॉर एग्जांपल 5,000 उसका डेली बजट है तो आप 30 डेज में से मल्टीप्लाई करें और 365 डेज के साथ उसे मल्टीप्लाई करें, तो कौन है जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक साल में? रोजाना तो ऐड कोई नहीं चला सकता, मतलब कुछ दिन ही ऐड चलाएगा ना, परमानेंट ऐड तो कोई भी नहीं चला सकता। इसलिए हमें एसईओ को फोकस करना होगा, ठीक है। गूगल नहीं, रैंकिंग तब आएगी ना जब बहुत सारे लोगों ने ऐड दिया होगा। अभी हमने जो कीवर्ड लिखा है उसके अगेंस्ट एक ऐड आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 10 कंपटीटर्स होते और 10 के 10 ने ऐड दिया होता तो आप और नीचे चले जाते और ऊपर 6 ऐड आ रहे होते। पहले 6 ऐड आने थे और फिर आप में नजर आना था, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त नजर आना था जब उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही थी। जैसे उनकी ऐड पूरी होनी थी, क्लिक्स पूरी होनी थी, ये अलग टॉपिक है हमारा गूगल एड्स, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ कंपैरिजन बताया क्योंकि हम एसईओ सीख रहे हैं तो आपको पता हो कि गूगल ऐड कहाँ पर है और एसईओ कहाँ पर है। सो हमें पहचानना कैसे है, इस पे ऐड भी लिखा हो सकता है, इस पे स्पॉन्सर्ड भी लिखा हो सकता है, इस पे एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं जिसे मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ कि ये ऐड है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, ये साइट है, अब ये रैंक हुई हुई साइट है। हाँ, मैं कह ये एक रैंक साइट है। अब मैंने आपको ये क्यों दिखाई है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जरा इसको देखें और आपको अंदाजा हो कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वेबसाइट खुल के हमारे सामने नहीं आ जाती, बल्कि वेबसाइट का एक इंडेक्स हमारे सामने आता है। इंडेक्स आया ना हमारे सामने, नाम आए हैं हमारे सामने। अच्छा, जो चीज हमारे सामने आती है वो क्या है, वो देखते हैं जरा। सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, dckitchen.org यूआरएल। यूआरएल सबको पता है ना क्या होता है, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम आ रहा है, ओके।
दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। जरा मैं इसको खोल लेता हूं एक विंडो में ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज है ये जो आई है। खुल गई वेबसाइट? हाँ जी, ये क्या चीज है जो वहां नजर आ रही थी हमें? टाइटल। यानी वहां पर जो हमें नजर आ रहा था गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद, एक हमें यूआरएल नजर आ रहा था, एक हमें क्या नजर आ रहा था? वेबसाइट का टाइटल, जो भी आपने लगाना सीखा है। ऐसे ही है ना, यही लगाना सीखा है ना आपने, वेबसाइट का टाइटल ऐड करना सीखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने हमें क्या दिखाया? टाइटल। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है इसके अंदर? ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आ रही है ना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। ये भी बॉडी में नहीं है। ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये टेक्स्ट भी बॉडी में नहीं है। ये टेक्स्ट कहां पर है? ये टेक्स्ट भी हेड में ही है। ये आने वाले लेक्चर्स में आप सीखोगे कि ये कौन से वाला टेक्स्ट है। अच्छा, अब राइट साइड पर एक तस्वीर भी नजर आ रही है इस वेबसाइट की सूरत में। आ रही है? एक इमेज नजर आ रहा है। सिर्फ ये वाला वो हिस्सा है जो बॉडी में है। लेकिन अगर आप देखें, नीचे आए, इसमें भी आ रही है तस्वीर। जरूरी नहीं है कि सब में तस्वीर आ रही हो सकता है किसी में ना भी आ रही हो। जिसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी उसकी तस्वीर नहीं भी आ सकती। अब यानी हम नतीजे किस पे पहुंचे हैं? बेसिकली ये जो मैंने आपको एनालिसिस करवाया, ये करवाया क्यों है? हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो जब गूगल पर कुछ नजर आता है तो हमें क्या नजर आता है? यूआरएल। हमें क्या नजर आता है? टाइटल। और हमें नजर आती है एक डिस्क्रिप्शन, इसे हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। और हमें एक नजर आती है तस्वीर। इनमें से सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बॉडी में पड़ी हुई है, बाकी की सारी चीजें जो है वो कहां से पिक कर रहा है? हेड में से। असल में मैं आपको हेड पोर्शन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि वेबसाइट को रैंक करने में हेड पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। यानी ये तो हमें पता लग गया कि काम ही हेड का इसका मतलब है। हुआ अंदाजा कि नहीं हुआ? भाई सारा डाटा ही वो हेड में से पिक कर रहा है। अगर एक वेबसाइट सीएमएस नहीं है तो ये फोटो हम लोगों ने कोडिंग के अंदर से की है। अगर सीएमएस चाहिए बिल्कुल कोडिंग के अंदर से जी, कोडिंग के अंदर से की, ठीक है। यानी अब हमने सिर्फ एक ही नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई जब वेबसाइट सर्च होती है, गूगल वेबसाइट की बॉडी में नहीं जाता पहले, गूगल किस में जाता है? पहले हेड में जाता है। और सारा डाटा, मोस्टली डाटा, यानी हमें फील हो रहा है कि 90% डाटा तो उसने हेड से कलेक्ट किया वेबसाइट को रैंक करने के लिए। वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसने मोस्टली डाटा कहां से कलेक्ट किया है? यही हमने ऑप्टिमाइजेशन करना सीख लिया कि भाई इस पोर्शन को हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और फिर हमने बॉडी को भी आगे, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं होती है, बॉडी ने भी ऑप्टिमाइज होना है, लेकिन सबसे पहले किसने ऑप्टिमाइज होना है? यानी सबसे पहले क्या ट्रिगर होगा? हेड पोर्शन ट्रिगर होगा। सबसे पहले वो जो डाटा लेगा, जो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा, वो कहां से पिक करेगा? हेड से पिक करेगा, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं इधर वापस इस वेबसाइट पे। अब जरा इसका कोड देखें। इस कोड को मैंने आपको दिखाना है बेसिकली, और फिर हमने लगाना भी है। ये जो तस्वीर लगी हुई है ना, कहाँ पे लगी हुई है? टाइटल में। किस पोर्शन में लगी हुई है? हेड पोर्शन में लगी है। अब मैं इस वेबसाइट का कोड देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट ने बनाई हुई है। मैं आपको वेबसाइट दूंगा, आपने बनानी है। बिल्कुल, स्टूडेंट को भी मैंने एक वेबसाइट दी और उसने बना दी। और आपने देखा ये रैंक भी हुई है ना। मैंने क्या लिखा था? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पहले नंबर पर आई। पहले नंबर पर आई ना, इसका मतलब क्या हुआ? रैंक है। रैंक है तो पहले नंबर पर आई है ना। अगर रैंक ना होती तो मुझे तो ढूंढना पड़ता। मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट dckitchen.org नहीं लिखा, मैंने तो लिखा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट बस। उसके बाद एक ऐड आया और ऐड के नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिमाइज भी हुई है, रैंक हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका कोड देखना चाह रहा हूं तो उसका क्या तरीका है जी? मैं बॉडी में किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक कर देता हूं। क्यों मैंने राइट क्लिक किया? इसका कोड देखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? व्यू पेज सोर्स। अब डर लगा कि नहीं लगा? अब डर लग गया है? ओके, हमने इस सारे को फोकस ही नहीं करना, ठीक है। अभी मुझे इसमें से सिर्फ एक चीज देखनी है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने काम करना है। मतलब आपको अगर ये कोड खोलना है, इसको एडिट करना है, तो आपने सिर्फ वो चीज देखनी है जो मैं बताऊंगा।
यानी अभी हमें क्या चेंज करना है, तस्वीर, और इस तस्वीर का मैंने एक नाम भी बताया था आपको, क्या बताया था वाला, इस तस्वीर का नाम होता है फेविकॉन। इस तस्वीर का नाम है फेविकॉन, FAVI। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फेविकॉन इसका नाम है। जरा देखें यहां पर कहां है फेविकॉन, थोड़ा सा मैं इसका जूम बड़ा करता हूं। नजर आ गया, फेविकॉन दिख गया आपको। अभी फिलहाल किसी चीज को नहीं छेड़ना हमने, अभी हमें सिर्फ ये फेविकॉन इमेज लगाना है अपनी वेबसाइट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कोड और एक तस्वीर चाहिए ना। तस्वीर भी, तस्वीर के बगैर तो नहीं लगेगा, यानी तस्वीर होगी तो इमेज आएगा ना। लेकिन तस्वीर को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो हमें एक कोड चाहिए और एक तस्वीर चाहिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को करते हैं कॉपी। मैंने ढूंढ लिया, पहले आपको बता दिया फेविकॉन है, बताया ना आपको, हमें मिल गया कि भाई ये पड़ा हुआ फेविकॉन। किस पोर्शन में होना चाहिए था इसको, हेड में, हेड में ही मिला है मुझे। मैंने इसको यहां से पकड़ा और Ctrl+C करके कॉपी कर दिया और इधर आया और यहां पे आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। चलें यूं करते हैं, अभी 2 लाइनों में कर देता हूं इसको ऑफ, ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन पे नजर भी आए। इस कोड को जरा पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है लिखा, क्या हुआ ये। सर किसी भी वेबसाइट का ये कोड बिल्कुल, मैंने भी किसी वेबसाइट पे खोला है ना। एडिट कैसे कर सकते हैं यार, किसी की चीज़ों को तो नहीं ना आप नहीं, किसी की चीज़ को तो नहीं आप कर सकते हैं। कॉपी नहीं करती आप, नहीं, एडिट नहीं किया, कॉपी किया। मैंने कहा एडिट तो नहीं किया, कॉपी किया। कॉपी करना और एडिट करने में तो फर्क है ना। एडिट करने का मतलब है मैं उसकी वेबसाइट में चेंजेस करने लगा हूँ, कॉपी करने का मतलब है कि मैं उसके कोड को अपनी वेबसाइट पे ले आया, अपने लिए सिर्फ। अब वो तो फिर टेम्परेरी होएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं वापस, इतने हिस्से को जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ जी, लिंक, यानी ये तो पता लग गया कि टैग कौन सा है, लिंक का टैग है जी। कौन सा टैग है, लिंक का टैग लगा है। किस पोर्शन में लगा है, हेड में लगा है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिलेशन, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। भाई हम एक लिंक का टैग लगा रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है, शॉर्टकट आइकॉन। रिलेशन क्या है उसका, कि भाई इमेज है लेकिन मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत छोटा सा इमेज चाहिए, आइकॉन की शक्ल का एक इमेज चाहिए। तो हमने कहा भाई रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, ऐसे ही शॉर्टकट आइकॉन लिखना है, शॉर्टकट स्पेस आइकॉन। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, आगे है जी href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या है कि हाँ भाई कह दिया कि लिंक लो, एक शॉर्टकट आइकॉन के तौर पर लो, किसका लो ये भी तो बताना है ना। मैंने कहा भाई ये रेफरेंस है, ये है। हाइपर का मतलब क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट से जो भी चीज़ हम ले रहे होते हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, इसने तस्वीर लेनी है कोई दूसरी, तो अब हम इसे क्या कह रहे हैं, href के साथ जहां पर भी आपको इमेज लेनी होगी हम href यूज करेंगे। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू। अच्छा, अब आगे देखें जरा, बेसिकली इमेज तो ये है, यही है ना इमेज। ये क्या चीज़ है, ये फोल्डर का नाम है जिसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये उस फोल्डर का नाम है जिसमें इमेज पड़ा हुआ है, हम नहीं बताते इस फोल्डर का नाम। लो जी, मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मतलब हुआ कि बस काम हो गया मेरा, लग गया इमेज। अब इसको उधर आ जाना चाहिए मेरी वेबसाइट पे, सेव करूं इसे। भाई ये लिंक समझ में आई, लिंक की स्टोरी क्या है, ये है फेविकॉन लगाने का तरीका। क्या तरीका है, ये टैग यूज करने हैं आपने, ठीक है। जुबानी याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कहीं पढ़ा हो उधर से लेकर इंपोर्ट करके ले आओ, बस कोई मसला नहीं है। हर वेबसाइट पे फेविकॉन लगा हुआ है ना, उधर से उठाएं, कॉपी करें और लाकर अपना कोड बना लें, तो मुश्किल काम है। याद कुछ नहीं करने की जरूरत, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, डाटा वहां से लेना है। आपको चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिर्फ, मैं क्या, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ये काम कैसे करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला हल हो गया जी हमारा, इसको सेव करें और इसकी आउटपुट देखते हैं। यहां पे नो,
कहाँ गई भाई हमारी वेबसाइट? ये इसको रिफ्रेश कर लें। हाँ जी, आ गया आइकॉन? क्या आइकॉन आ गया जी? टाइटल पे नहीं नहीं, आइकॉन आ गया फेविकॉन। टाइटल पे आइकॉन। सर उसमें क्या ये मिस्टेक हो सकती है कि जैसे अपोस्ट्रोफी ऐसे उसके पास जो स्लैश है उसमें स्पेस आया हो? अच्छा, मिस्टेक कौन बताएगा? मैं आपकी आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ थोड़ा सा पहले से भी अंदाज़ा है। क्या इशू है? क्यों नहीं आई तस्वीर जी? इमेज ही नहीं है भाई हमारे पास, इमेज ही नहीं है। हमने सिर्फ कोड लिखा है। मैंने कहा था ना इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, कोड चाहिए और इमेज चाहिए। इमेज तो है ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसका कोड उठा कर ले आया हूँ, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। चलिए हम काम करते हैं, हम अपनी तस्वीर लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे कोई, मतलब हमारी अपनी प्रोडक्ट है ना, हमारा अपना लोगो है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिएगा था मैं क्या करने लगा। मैं नेट से कोई तस्वीर लेता हूँ, इमेजेस में जाएं, यहीं से कोई तस्वीर उठा लेते हैं जिसको मैं वहाँ लगाऊंगा। अच्छा, ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लोगोस लिख दिया जी मैंने। काफ़ी सारे आ गए, इनमें से कोई मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये ले लेते हैं। आ गया इमेज एक हमारे पास। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसकी टाइप क्या आ रही है? PNG। आपने फेविकॉन कोशिश करना है कि हमेशा PNG बनाएं, क्योंकि PNG इमेज जो होता है वो बेसिकली डिज़ाइन हुआ है ऑनलाइन प्लेसमेंट्स करने के लिए, ठीक है? मतलब JPG भी होती है ना हमारे पास, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि JPG ना बनाएं, फेविकॉन क्या बनाएं आप? हमेशा PNG बनाएं, ठीक है? इधर हम आगे जी, इसे कहाँ होना चाहिए? मैं उसी फोल्डर में ले जाऊँ इसको? अच्छा, अगर मैं उस फोल्डर में ना लेकर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ा लंबा चौड़ा पाथ बताना पड़ेगा ना, जैसे पहले लिखा हुआ था ना इमेजेस। तो मैंने तो इसे जहाँ रखा होगा मुझे तो सारे का सारा पाथ बताना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कहता हूँ भाई ये मुश्किल में पढ़ने की बजाय हम इसके लिए अपने लिए आसानी पैदा कर लेते हैं। और आसानी कैसे पैदा होगी कि इस फोल्डर में आए हैं, इधर आए हैं, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया, नाम भी मैंने वही कर दिया जो उधर था, फेविकॉन। जी, बन गया फेविकॉन, उधर चला गया। रिफ्रेश करें, आ गया, देखें आ गया ना, क्योंकि सब कुछ तो वहां पर था, इमेज नहीं था ना। इमेज मैंने वहां प्लेस किया, रिफ्रेश किया तो आ गया वहीं पे। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? अब देखें जरा इधर आके, ये मैंने इमेज भी यहां रख दिया था ना, यानी हमने। अच्छा, ये जो फेविकॉन है बेसिकली ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है एसईओ का, लेकिन ये इसका फायदा क्या है? इसका एसईओ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसका ये फायदा है कि भाई जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट खोलेगा, कोई 10 दफ़ा खोल लेगा लाइफ में, तो आपका आइकॉन उसके सामने आ जाएगा। कम से कम वो यूज टू तो हो जाएगा ना आपके आइकॉन से, उसे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये वेबसाइट कौन से वाली है, बजाय इसके खाली रखें इसको। सो इसको इस एंगल से हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है? थक गए हो? पहले ही बहुत थके हुए थे। दबाने का इंतजाम है, आओ। अच्छा, दो चीजें देखिए, जो आपने वेबसाइट टाइटल लगाया है, जो आपने वेबसाइट लिखी थी, जो आपके स्टूडेंट ने बनाई, उसके ऊपर एक बड़ी फोटो थी जो फ्रंट में, वो बॉडी पे थी, वो भी हेड पे। बॉडी पे थी। अभी हम वो नहीं कर रहे इसके लिए वैसे भी जिस तरह आप पहले ये बताएं वो कहाँ थी, बॉडी पे थी क्या हेड पे थी? बॉडी पे थी। बॉडी पे है वो तो सिंपल सा पता, पेज है, जो पेज है वो बॉडी है जी। आप बेसिकली डेवलपर है ना आप लोग,
वो परेशान हो जाएंगे स्टूडेंट्स कोड को देख के, जो कोडिंग को नहीं ना समझ रहा। हमें पता क्या करना है, हमें सिर्फ चंद कोड देखने हैं। जैसे अभी मैं 2 कोड बताए हैं ना, इसके बाद मैंने 1-2 और बताने हैं जो इसमें हैं, और 4-5 बताने हैं मैंने जो बॉडी में हैं, तो आपकी वेबसाइट पूरी हो जाएगी। और मैंने सारी वेबसाइट आपसे चेंज करवा देनी है। कैसे चेंज करवानी है ये अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। मतलब उसमें आप कोडिंग में काम बड़ा ही काम करोगे, ठीक है। आप समझना, मैं आपसे ना ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज करवाऊंगा। बाकी जो जिस तरह करना चाहता है वो उस तरह करेगा। जो खासतौर पर जो डेवलपमेंट सीख रहा है ऑलरेडी कहीं से, वो अपने स्टाइल में उसे करे। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये देखना है कि जो डेवलपमेंट नहीं सीख रहे वो कितना क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेवलपमेंट सीखे बगैर, कि वो नया टूल सीखना शुरू हो जाए। हम उन्हें टूल नहीं सिखाना चाह रहे, आसानी से सिखाना चाह रहे हैं। हमारा फोकस किस चीज़ पर है? एसईओ के ऊपर है। फोकस एसईओ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डेवलपमेंट में किसी भी जगह पे जाकर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ ना, तो जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो वो बनी हुई आती है। वेबसाइट मेरे पास तैयार आती है, एक रेडी वेबसाइट होती है। मैंने उसमें कुछ नहीं करना होता, मैंने उसमें एसईओ करनी होती है। तो जब तक मैं अपनी मर्जी की चीज़ों को उसमें एडिट नहीं कर सकूंगा तो मैं एसईओ भी उसकी नहीं कर सकता। यानी एसईओ करने के लिए मुझे कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल क्या है? मैं इस चीज़ को कंट्रोल कह रहा हूं, जो कि हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। भाई इसको मैंने चेंज करना है। ये लोगो नजर आ रहा है ना आपको? ये मेन्यू है। मेन्यू को भी कम ज़्यादा करना आना चाहिए मुझे। अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है, ये क्या है? स्लाइडर है, ये भी चेंज कर लें। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? नीचे 2-3 तरह की चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या? टेक्स्ट और तस्वीर। बस ये चीजें हमने चेंज कर दी हैं। अगर ये सब चीजें हमने चेंज कर ली और समझ भी लिया कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपकी एसईओ का टास्क पूरा हो जाएगा। और वेबसाइट भी आप बना लेंगे। इसका मतलब क्या? आप किसी को वेबसाइट भी बनाकर दे सकते हैं। यानी आपके पास एक वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है। मैं एज एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास कितनी वेबसाइट्स आती होंगी। किसी की मैंने वेबसाइट बनानी हो तो मैं उसी की वेबसाइट को। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, ये जो वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट और बना रहे हैं हम, इट इज़ नॉट कॉपी। इसे आपने कॉपी नहीं समझना। कॉपी क्या है? ये है कॉपी। ये जो कंटेंट है ना, ये कॉपी है। जो टेम्पलेट है वो कॉपी नहीं है। जो डिज़ाइन है वो कॉपी नहीं है। कॉपी क्या चीज़ है? हाँ, अलबत्ता अगर मैं यही तस्वीरें लगा दूँ, यही हेडिंग लगा दूँ, बीच में भी यही वाला टेक्स्ट लगा दूँ, ये कॉपी है। अगर मैं किसी का डिज़ाइन लेकर और उसके ऊपर एक नई वेबसाइट बना दूं तो ये कॉपी बिल्कुल नहीं है, ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो एक जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स के होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के एक जैसे डिज़ाइन हो सकते हैं। इसका एसईओ पे कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी की वेबसाइट उठाई और कॉपी पेस्ट कर दी ना, या पार्टली कॉपी पेस्ट कर दी, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें या आप जितने अच्छे मर्जी एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप उस वेबसाइट को रैंक कर ही नहीं सकते। वो वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। उस वक्त तक रैंक नहीं होगी, कब तक? जब तक उसका कंटेंट यूनिक नहीं होगा। रैंकिंग का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है यूनिक कंटेंट। सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। लीजिए, ये हमारा आज का लेसन था। इसमें आपने फाइलें बनानी है, जितनी मर्जी बना देना, ठीक है। कोई खर्चा नहीं आएगा आपका। बार बार बनाते जाएं फाइलें, मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ, मुख्तलिफ फेविकॉन्स के साथ। बहुत सारी फाइलें बनाएं, बहुत सारी फाइलें सेव करें, ताकि आपको एक्सपर्टीज़ हो जाए कि भाई ये काम हम इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पेज के टैग्स के ऊपर आएंगे। फिर बॉडी के ऊपर जो टैग्स हैं ना, हमें बहुत कम टैग्स हैं जिन्हें हमें समझना है, ठीक है। हमें पूरी वेबसाइट के टैग्स को नहीं समझना, हमें तो एसईओ करनी है। एसईओ करने के लिए हमें वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल लेना है। जब वेबसाइट पे आपका कंट्रोल होगा, और हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि ये कोडिंग वाली वेबसाइट है, तो अगर हमारे पास सीएमएस की वेबसाइट होगी तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोडिंग की वेबसाइट चेंज करनी आ गई तो सीएमएस आपको खुद ही आ जाएगा, इसलिए कि उसके बैक एंड पे भी कोडिंग है और सीएमएस ड्रैग एंड ड्रॉप है। यानी कि वहाँ पर तो हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, वहाँ पर तो कोई कोडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन उसके बैक एंड पर कोडिंग ही है। हाँ, वो सारा ग्राफिकली हो रहा होता है, ठीक है। यानी वो ऐसे ही होगा, इसी तरह ही काम कर रहे होंगे, इसी जगह पर, ठीक है।